ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर जो है अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हमारे पास पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, फिर वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भाई क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए और इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए इनकी। और इसके अलावा जो है वी हैव डिफरेंट थिंग्स जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लाइसराइड, अल्कोहल्स एंड ईस्टर्स, एस्टर्स, एसाइल ग्लाइसरोल। इसके अलावा यहाँ पर आरएनए का भी जिक्र है, तो आरएनए तक हम इसको पढ़ेंगे और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर ग्लाइकॉल लिपिड्स और ग्लाइकॉल प्रोटीन्स हम पढ़ रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो भाई, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे पास आपको पता है कि अब तक जो है 100+, 90+ जो है अब तक मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। सही है। उसमें से बेटा हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि जस्ट लाइक वी हैव 25 एलिमेंट्स जो कि लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। सही है। उन एटम्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। सही है। राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन आप जो है ना सिर्फ मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, समझने को ध्यान देना। इनको हम बायोलॉजिकल इससे मिलके बनने वाले एलिमेंट्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग बॉडी के लिए एसेंशियल है और लिविंग बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, वो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जो कि यूजुअली ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में कर रहे होते हैं। अच्छा, खैर जल्दी जल्दी इस चैप्टर से रिलेटेड हम रिव्यू करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे पास। तो बेटा इन 25 एलिमेंट्स के अंदर में से ह्यूमन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें से 16 एलिमेंट्स जो है वो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, जिसमें से 6 मेजर एलिमेंट्स और फिर 5 हमारे पास माइनर एलिमेंट और 5 एलिमेंट्स ट्रेसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। मेजर का मतलब है कि भाई उसकी क्वांटिटी 1% से ज़्यादा और 99% तक हो सकती है। माइनर का मतलब है 1% से कम होगा और ट्रेसेस का मतलब है 0.05% से, सॉरी 0.01% से भी उसकी क्वांटिटी कम होगी, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होगा। तो बेटा इम्पोर्टेंस हमारे पास इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंस है। जस्ट लाइक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर यूजुअली, जैसे अगर ग्लूकोज की बात कर रही हैं तो वो प्राइमरी सोर्स होता है हमारी बॉडी में एनर्जी का। तो हमें जो एनर्जी मिल रही होती है, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो वो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट बॉडी में, ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को यूज़ करके होती है। तो कार्बोहाइड्रेट एज अ फ्यूल काम करता है। प्रोटीन के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं बॉडी में, एंजाइम्स है, मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, बॉडी की स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन करता है, सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी प्रोटीन्स की होती है एंड सो ऑन। लिपिड्स हमारी बॉडी में एनर्जी का रिजर्व भी होता है, एसाइल ग्लाइसरोल प्रोटेक्टिव भी होता है, जैसे कि वैक्सेस हैं, और इसी तरह से केमिकल मैसेंजर के तौर पे भी बिहेव करता है, जैसे कि स्टीरॉइड्स हैं। इसी तरह से बेटा न्यूक्लिक एसिड एनर्जी, जैसे कि एटीपीज़ हैं, एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो डीएनए है, आरएनए है, हमारी बॉडी का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करते हैं। सबसे पहले बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सही है बेटा। अच्छा भाई, आपको पता है वाटर हमारे पास किस तरह का मॉलिक्यूल है? एक ऑक्सीजन ने जो है ना 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है बॉन्ड, और ये है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की कौन सी टाइप है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें ऑक्सीजन क्या करता है, जो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो अपने पास खींच के रख लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव साइन, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव साइन। इसकी वजह से, इन चार्जेस की वजह से ये पोलर होता है हमारे पास, और इसकी पोलैरिटी की वजह से ये आसानी से जो है सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर लेगा। कोई नेगेटिव चार्ज होगा वो वाटर इसके साथ डिज़ोल्व हो जाएगा, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके साथ डिज़ोल्व हो जाएगा। तो कोई भी पोलर सब्सटेंस या चार्ज पार्टिकल वाटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ वाटर।
और इसी पोलैरिटी की वजह से वाटर में क्रिएट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो दो अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसके और हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसके दरमियान और ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव है उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है हमारे पास वाटर में कोहेशन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल और एडेशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो होता है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में, तो वो ब्लड का फ्लो एक्चुअल में उसमें ब्लड में लिक्विड वाटर मौजूद है हमारी बॉडी में, तो उसमें मौजूद कोहेशन और एडेशन की वजह से होता है। जैसे कि भाई ग्लास में आप पानी पीते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, और पानी पी लेते हो तो वाटर के ड्रॉपलेट्स कुछ ना कुछ चिपके रह जाते हैं, तो ये एडेशन है। और आपस में अट्रैक्शन कोहेशन कहलाता है। अच्छा भाई, इन्हीं सब के बाद बेटा वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हाई होती है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है भाई। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या, पहले तो हमें ये समझना होगा। देखो भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है एक स्पेसिफिक मास को के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1 ग्राम वाटर, उस 1 ग्राम वाटर के का टेम्परेचर है 26, तो उसको मुझे 27 करना है, तो उसके लिए मुझे जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। वाटर के लिए दिस इज़ 1 कैलोरीज यानी अराउंड 4.18 जूल्स। सही है, तो ये हमारे पास इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से वाटर ज़्यादा एनर्जी लेता है हीट अब्जॉर्ब करने में, हीट को बढ़ाने में। हमारी बॉडी में इतनी क्वांटिटी में वाटर है, जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, नहीं बढ़ता जल्दी। दैट्स वाई वाटर हमारी बॉडी में एक टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे बिहेव करता है। अच्छा जी, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए भी वाटर को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। पर ग्राम हमारे पास 574 कैलोरीज हैं, सही है, पर ग्राम। तो ये हमारे पास एक हाई अमाउंट है वाटर को उस किस में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा जी, आयनाइजेशन भी होती है। वाटर जो है जब आयनाइज होता है तो OH नेगेटिव आइन भी रिलीज़ करता है एंड H पॉजिटिव आइन भी रिलीज़ करता है। दैट्स वाई वाटर जो है एम्फोटेरिक होता है, और वो अपने pH के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। pH को यूजुअली चेंज भी नहीं होने देता। वाटर का pH आपको पता है, दैट इज़ 7। अच्छा जी, दिस इज़ आई गेस ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। बाकी आप ख़ुद भी आपने रीड किया ही होगा तो चीज़ें समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन आपको पता है भाई। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? नाम पहले रखा गया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बिल्कुल ऐसा है कि वाटर जैसा है। वाटर लगता है कि कार्बन किसी पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे C6H12O6। अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 एंड 6 1 ज़ार 6, तो CH2O बन गया। एंड दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से बेटा ये डेफिनेशन हर उस पर जो है ना पूरी नहीं उतरती, क्योंकि हमारे पास जैसे कि एसिटिक एसिड है C2H4O2, इसके साथ भी यही है बिल्कुल। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट में इसको रख दें, बट नहीं रखते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाली प्रॉपर्टीज़ ही नहीं है इसके अंदर। तो फिर IUPAC ने एक नई डेफिनेशन बताई किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, दैट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको पता है एल्डिहाइड क्या होती है, यानी अगर एक कार्बन की चेन है, उसके पहले कार्बन पे, सही है, उसके कार्बन नंबर 1 पे अगर कार्बोनाइल लगा हुआ है तो दिस इज़ एल्डिहाइड। और अगर एक कार्बन की चेन है, उसके बीच में किसी कार्बन पे कार्बोनाइल लगा हुआ है, दिस इज़ कीटोन। सही है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल 6 कार्बन है की एक चेन है मेरे पास बेटा, 6 कार्बन की एक चेन है। अब इस पे पहले कार्बन पे कार्बोनाइल लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया।
बाकी जितने कार्बन बचेगी, जो 5 कार्बन है, इन सब में OH लगा हुआ है, तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोऑक्सी, हाइड्रोऑक्सी यानी OH, हाइड्रो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड कहलाएगा। और ये फार्मूला बेटा है हमारे पास किसका, ये फार्मूला है हमारे पास ग्लूकोज का। ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का है। सही है। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट की का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हमारे पास सिंपल फॉर्म है, यानी ये इसको मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता। और एक ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का मतलब है क्या कि भाई जैसे मोनोसेकेराइड वाज अ सिंगल, ओलिगोसेकेराइड हमारे पास कम से कम 2 होंगे या 3 भी हो सकते हैं, ट्राइसेकेराइड कहलाएगा, 4 भी हो सकते हैं। तो कम से कम जो है 2 से 10 तक के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पॉलीसेकेराइड में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उसके अंदर कम से कम जो है ना 11 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। सही है। अच्छा जी, मोनोसेकेराइड हमारे पास सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और ओलिगोसेकेराइड भी होता है, बट इसकी सोल्यूबिलिटी मोनोसेकेराइड के मुकाबले में कम होती है। पॉलीसेकेराइड जो होता है वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। अच्छा भाई, अब इसी के साथ साथ मोनोसेकेराइड क्योंकि सोल्यूबल है, स्वीट इन टेस्ट का होता है, हमारे सलाइवा में डिज़ोल्व हो जाता है। और ओलिगोसेकेराइड भी स्वीट होता है, जबकि पॉलीसेकेराइड टेस्टलेस होता है क्योंकि सलाइवा में डिज़ोल्व हो नहीं सकता, जिसका टेस्ट भी हम फील नहीं कर सकते। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा मोनोसेकेराइड्स की। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन, इसकी डिटेल वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक पढ़ना है। तो खैर, मोनोसेकेराइड को जो है ना हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड करते हैं बेटा। जैसे मोनोसेकेराइड हमारे पास एक होता है एल्डोज शुगर, जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, सही है, और एक होता है कीटोज शुगर, जिसमें कीटोन प्रेजेंट होता है, सही है। और इसी तरह से हम इसको नंबर ऑफ़ कार्बन के बिहाफ पे भी डिवाइड कर देते हैं, यानी हमारे पास 3 कार्बन वाले शुगर होते हैं जिसको हम ट्रायोज शुगर कहते हैं, 4 कार्बन वाले टेट्रोज शुगर, 5 कार्बन वाले पेंटोज, 6 कार्बन वाले हेक्सोस और 7 कार्बन वाले सेप्टोस, जिसमें से सिर्फ यही 2 बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल होता है। सबसे ज़्यादा जिसमें अवेलेबल C6 हेक्सोस शुगर होता है। हेक्सोस शुगर जो है हमारे पास बेटा, हेक्सोस शुगर हमारे पास या पेंटोस शुगर जो है हमारे पास 2 फॉर्म में होता है। एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होता है, स्ट्रेट चेन तो हमने पढ़ा है, अभी सिंपल है, या फिर ये हमारे पास रिंग फॉर्म में होता है, सही है। रिंग कब बनेगा, जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, सही है। तो 2 किस्म के रिंग होते हैं बेटा, एक होता है हमारे पास ये इस तरह का रिंग जिसमें 4 कार्बन होते हैं रिंग के अंदर, ये फ्यूरानोज रिंग कहलाता है, सही है, दिस इज़ कॉल्ड फ्यूरानोज रिंग। और एक रिंग हमारे पास ऐसी होती है जिसके अंदर हमें 5 कार्बन रिंग के अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड पायरानोज रिंग। तो पायरानोज रिंग जो है बेटा, ये जितने भी एल्डो हेक्सोस यानी एल्डिहाइड वाले, हेक्सोस यानी 6 कार्बन वाले, जितने भी 6 कार्बन वाले एल्डिहाइड शुगर होते हैं उसके अंदर पायरानोज होता है। बाकी फ्यूरानोज पेंटोज में होता है, सही, और कीटो हेक्सोस में होता है यानी फ्रक्टोज में होता है, सही है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास यहाँ पर अब इसके अलावा हमारे पास ओलिगोसेकेराइड की अगर हम बात करते हैं बेटा, ओलिगोसेकेराइड के अंदर हमारे पास, अच्छा बेटा एक और चीज़, हमारे पास ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अगर पहले कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे OH अगर नीचे लगा हुआ है तो वो अल्फ़ा कार्बन कहलाता है, अल्फ़ा ग्लूकोज कहलाता है। और अगर ऊपर लगा हुआ है, सही है, अगर ऊपर लगा हुआ होगा तो वो फिर बीटा कहलाएगा। ओलिगोसेकेराइड में बेटा हमारे पास जो सबसे कॉमन है वो है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं बेटा, यानी 2 शुगर से मिलकर बनता है, जिसमें हमारे पास माल्टोज है। माल्टोज किससे बनता है बेटा, 2 ग्लूकोज से, सही, 2 ग्लूकोज से बनता है। 2 ग्लूकोज, कौन से ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज, इन दोनों के दरमियान, 2 अल्फ़ा ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास होता है α1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सही है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है सक्रोज। सक्रोज जो है उसके अंदर एक ग्लूकोज होता है
और फिर एक फ्रक्टोज होता है। इसके अंदर जो हमारे पास बॉन्ड होता है ना बेटा, इसके अंदर हमारे पास होता है अल्फ़ा, यानी ग्लूकोज होता है अल्फ़ा 1 टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सही है, अल्फ़ा 1 टू ग्लाइको, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज होता है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा क्यों लिखा, फ्रक्टोज तो बीटा होता है, फ्रक्टोज का बीटा क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का होता है इसीलिए, और कार्बन नंबर 1 से ही हम काउंट करते हैं कि अल्फ़ा है या बीटा है, तो इस वजह से हम जो है ना यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा लिखेंगे जो कि ग्लूकोज का है। इसके अलावा हमारे पास लैक्टोज होता है बेटा। लैक्टोज जो है हमारे पास कैसा होता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है, और जिसके अंदर हमारे पास एक ग्लूकोज, हमारे पास बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज होता है। इसके अंदर जो लिंकेज होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। अच्छा जी, दिस इज ऑल अबाउट ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के बाद अब हम डिस्कस करते हैं बेटा पॉलीसेकेराइड को। पॉलीसेकेराइड के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, बहुत सारे, यानी कम से कम 11 होंगे और उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। दो किस्म के पॉलीसेकेराइड होते हैं, एक होमोपॉलीसेकेराइड होता है। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, जैसे कि हमारे पास स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। और एक होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड, जिसमें जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं जिससे पॉलीसेकेराइड बन रहा है उस पर डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन्स है, एगर है, सही है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स है, एगर है, ये सारी चीज़ें। अच्छा भाई, स्टार्च की अगर हम बात करते हैं बेटा, स्टार्च हमारे पास एक सिंपल शुगर है, होमोपॉलीसेकेराइड है, और जो कि अल्फ़ा ग्लूकोज से मिलके बनता है। दो किस्म के हमारे पास स्टार्च होते हैं, एक होता है अमाइलोस। अमाइलोज हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन होती है, सही है, स्ट्रेट चेन वाला शुगर होता है, और ये हमारे पास कैसा होता है, ये हमारे पास हॉट वाटर में सॉल्यूबल होता है। स्ट्रेट चेन होता है और इसमें अल्फ़ा ग्लूकोज अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और इसी तरह से हमारे पास एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन हमारे पास जो है ना ब्रांच चेन होती है, ब्रांच चेन। इसके अंदर हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है जो स्ट्रेट होता है, और जो ब्रांचिंग होती है उसके अंदर होता है अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन भी हमारे पास बिल्कुल, अच्छा, स्टार्च जो है वो प्लांट्स का स्टोरेज मॉलिक्यूल है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है और उसके बाद जो फूड बनाता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर देता है। जबकि ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन हमारे पास अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में होता है, अमाइलोज नहीं होता है इसके अंदर। अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है और इसके अंदर मोर ब्रांचिंग होती है, यानी स्टार्च के अमाइलोज के मुकाबले में इसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, और ये सबसे ज़्यादा हाईली इनसॉल्यूबल होता है, एनिमल्स में मौजूद होता है, दैट्स वाई हम इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। फिर आ जाते हैं बात सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज हमारे पास स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज की, सही है, स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज की, और इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास बात हो गई बेटा कार्बोहाइड्रेट की। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। अच्छा भाई, प्रोटीन्स हमारे पास पता है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर, और प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट एटम्स है, जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, सल्फ़र भी है, आयरन भी है। ये सारी चीज़ें भी जो है ना कुछ में प्रोटीन में होती हैं, कुछ में नहीं होती। प्रोटीन हमारे पास जो है एक पॉलीमर है, और ये पॉलीमर किसका है, सिंपली हमारे पास अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। अमाइनो एसिड हमारे पास सिंपल होते हैं, अमाइनो एसिड हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, बट उसमें से 500 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ 20 ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, सही है। जिसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है, और एक लगा होता है रेडिकल ग्रुप। रेडिकल क्या है बेटा, एक तरफ इसके कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक तरफ इसके अमाइनो ग्रुप होता है, सही है ना। अच्छा भाई, अब ये जो रेडिकल है ये चेंज होता रहता है, यानी जो 20 किस्म के अमाइनो एसिड है जिसमें ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, सिर्फ ये रेडिकल चेंज होता है। अगर इस रेडिकल को हटा के H लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा, और अगर CH3 लगा देंगे तो वो अलानीन बन जाएगा।
और अगर इसी तरह से CH2OH लगा देंगे तो वो सेरीन बन जाएगा। सही है। कंडेंसेशन के ज़रिए से ये अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है, यानी एक अमीनो एसिड है वो कंडेंस होगा दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ। अच्छा अब देखो यानी फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड है ना, अब ये एक दूसरा अमीनो एसिड आता है जिसका H वो रिमूव हो जाएगा भाई इस तरीके से जो है ना। मैं बहुत जल्दी में लिख रहा हूँ लेकिन सब समझाने के लिए आपको तो और याद रखने के लिए। देखो इस नाइट्रोजन का H और इसका OH ये रिमूव होगा। जब ये रिमूव होगा तो क्या होगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ बेटा। जब ये यहाँ से रिमूव होगा तो अब क्या होगा बेटा, देखो ये इसके N के दरमियान और इसके C के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। अब ये वाली जो एंडिंग है दिस इज कॉल्ड C टर्मिनल एंड दिस इज कॉल्ड N टर्मिनल। अब आपको पता है भाई ये तो डाइमर बन गया ना, दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। अब अगर कोई नया अमीनो एसिड आएगा तो वो उसके C टर्मिनल पे ही आके अटैच होगा, यानी अमीनो एसिड के चेन की ग्रोथ हमेशा उसके C टर्मिनल से होगी। सही है। तो अब इसके बाद जो हमारे पास पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो हमारे पास सिंपल होगा प्राइमरी प्रोटीन। सही है। स्ट्रेट चेन बनेगी ना तो वो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी प्रोटीन। सही है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास अगर ये स्ट्रेट चेन ऐसे हेलिकल फॉर्म में आ जाती है, सही है, या फिर एक स्ट्रेट चेन है, ये दूसरी स्ट्रेट चेन है, तीसरी स्ट्रेट चेन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जॉइंट प्लेटेड स्ट्रक्चर बना लेती है तो फिर ये हमारे पास कहलाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बीच में जो बीच में अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड होगा ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और इसी तरह से अगर यही हेलिकल चेन ऐसे 3 डायमेंशनली फोल्ड हो जाती है तो वो फिर कहलाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। और इसमें फिर बॉन्ड्स की तरह इसमें आयनिक बॉन्ड भी होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा। और फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, 2 टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते हैं तो फिर वो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास प्रोटीन्स की बात हो गई। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, प्रोटीन 2 किस्म के होते हैं। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन बेटा फाइबर लाइक होता है, धागे जैसा होता है, जिसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर या तो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास धागे की तरह होता है। ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है एक्वस मीडियम में। सही है, इनसॉल्युबल है, इलास्टिक है और हमारे पास क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल में हमारे पास कोलेजन है, सही है, फिब्रिनोजन है, मायोसिन है, ये सब हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आ जाए। फिर एक आ जाता है हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन बिल्कुल इसका उलट होता है, सॉल्युबल होता है हॉट वाटर के अंदर, इनलास्टिक होता है और क्रिस्टलाइज हो सकता है, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना ग्लोब्यूल, जिसके अंदर टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं, एंजाइम्स जितने भी होते हैं, इसके अलावा हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ हैं, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, अच्छा 2 किस्म के प्रोटीन्स और होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एक होता है हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल बॉडी का कोई स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जैसे कि कोलेजन है, इलास्टिन है, केराटिन है। और फंक्शनल जो है वो बॉडी के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज़ हैं, हेमोग्लोबिन है, ये सब है ना भाई। अब हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड्स हमारे पास कलेक्टिवली एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि बेसिकली वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। सही है। और जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये आसानी के साथ जो है ना डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का रेशियो बहुत कम होता है। जैसे ट्राइस्टीरियन है, जिसके अंदर हमारे पास C57, H110 एंड O6, ऑक्सीजन बहुत कम है। तो ऑक्सीजन के कम होने की वजह से इसकी पोलैरिटी नहीं होती और ये नॉन पोलर ग्रुप होता है, और इस नॉन पोलैरिटी की वजह से ये वाटर में होता है इनसॉल्युबल। लिपिड को जो है ना, लिपिड के मल्टीपल, जैसे लिपिड मेम्ब्रेन का भी पार्ट होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बनाता है,
एनर्जी स्टोर भी करता है, केमिकल मैसेंजर भी बनाता है। ये सारे जो है ना फंक्शंस लिपिड्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा भाई, इन सब के अलावा बेटा लिपिड की अगर हम बात करेंगे ना, तो वी डिवाइड लिपिड्स इन 3 कैटेगरीज। एक हमारे पास होता है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड हमारे पास जो है ना बेटा, ये बेसिकली एस्टर्स होते हैं, अल्कोहल। आपको पता है एस्टर्स तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एसाइल ग्लाइसरोल है और वैक्सेस हैं। अच्छा, सिंपल लिपिड के अलावा जैसे एसाइल ग्लाइसरोल है ना, एसाइल ग्लाइसरोल हमारे पास बना होता है बेटा ग्लाइसरोल से, जो कि एक 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, 3 कार्बन की चेन है, तीनों के साथ OH लगा हुआ है, तो वो ग्लाइसरोल कहलाता है। और इन तीनों पे एस्टरिफिकेशन हो जाए, तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए, यानी 3 फैटी एसिड आके अटैच हो जाए। फैटी एसिड क्या होता है बेटा? फैटी एसिड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन है, या आर में बहुत सारे कार्बन है, 15-20 कार्बन है, तो वो फैटी एसिड्स कहलाते हैं। एसाइल ग्लाइसरोल हमारे पास 2 किस्म का होता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है ये जो कार्बन की चेन है फैटी एसिड्स के अंदर, इसके अंदर किसी भी किस्म का डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। और अनसैचुरेटेड होता है कि भाई जिसके अंदर डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हमारे पास ऑयल्स होते हैं, सैचुरेटेड हमारे पास फैट्स होते हैं। वैक्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, वैक्सेस की, वैक्स हमारे पास लॉन्ग चेन अल्कोहल सबसे ज़्यादा जो है ना, ये वैक्सेस ही इंसॉल्युबल होते हैं। वैक्सेस आर द मोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड, हाईएस्ट इंसॉल्युबल, वी कैन से हाईएस्ट हाइड्रोफोबिसिटी होती है इसकी। लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स, सही है। ये इससे मिलकर हमारे पास वैक्सेस बनते हैं, जो जैसे बी वैक्स है, लिनोलिन है, सॉरी लिनोलिन कह रहा हूँ, लेनोलिन है, सही, जो कि शीप वूल से मिलता है, एंड सो मैनी थिंग्स। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, फॉस्फोलिपिड्स जो है हमारे पास, फॉस्फोलिपिड सेल हमारे पास जो है ना सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियल कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर ग्लाइसरोल होता है। ग्लाइसरोल में 2 तो फैटी एसिड लगा हुआ होता है, सही है, 2 फैटी एसिड लगा हुआ होता है, और तीसरे पे आ जाता है फॉस्फेट, तो ये बन जाता है फॉस्फेटिडिक एसिड, ये बन जाता है फॉस्फोटिडिक एसिड। फिर इसके साथ आके अटैच हो जाता है कोलिन, तो फिर ये बन जाता है फॉस्फोलिपिड, यानी इसको फिर हम नाम देते हैं लेसिथिन का, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, सही है। अच्छा भाई, इसी के साथ साथ हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स के बाद हमारे पास है टर्पीन्स। टर्पीन्स हमारे पास आइसोप्रीनोइड्स यूनिट्स होते हैं। आइसोप्रीनोइड्स ये कुछ इस तरह के हमारे पास जो है ना, टर्पीन्स के अंदर आइसोप्रीन्स मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक दिस। दिस वन इज आइसोप्रीन, सही है। तो हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल है। मोनोटर्पीन है, मोनोटर्पीन के अंदर 2 आइसोप्रीन होते हैं। डाइटर्पीन है, डाइटर्पीन के अंदर हमारे पास 4 होंगे, क्योंकि भाई डाइटर्पीन के अंदर 2 मोनोटर्पीन होते हैं, एक मोनोटर्पीन के अंदर 2 है, तो 2 के अंदर 4 होंगे। फिर इसी तरह से ट्राई है, ट्राई के अंदर 6 होते हैं। पॉली है, पॉली के अंदर बहुत सारे होते हैं, सही है। जो नेचुरल रबर होता है ना, वो भी हमारे पास टर्पीन की एग्जाम्पल है, पॉलीटर्पीन की एग्जाम्पल है। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास जो है ना स्टीरॉइड्स है। स्टीरॉइड्स आपको पता है, स्टीरॉइड्स ऐसे कंपाउंड होता है जिसके अंदर स्टीरॉयडल न्यूक्लियस होता है, जो कि 17 कार्बन से मिलके बना होता है, जिसमें हमारे पास फ्यूज रिंग मौजूद होती हैं, यानी जिसमें 3 रिंग 6 कार्बन वाली होती है, और जो चौथी रिंग है वो 5 कार्बन वाली होती है। ये हमारे पास स्टीरॉइड्स होता है। इसके साथ एक 5वीं और 6ठी रिंग भी अटैच होती है, जिसको हम 18th और 19th कार्बन की चेन कहते हैं। उसके साथ कोई भी मॉलिक्यूल आके अटैच होगा तो ये हमारे पास स्टीरॉइड चेंज हो जाएगा। स्टीरॉइड्स हमारे पास केमिकल मैसेंजर के तौर पे बिहेव करते हैं,
हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास बात कर ली हमने स्टेरॉइड्स की, लिपिड्स वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने बात करनी है न्यूक्लिक एसिड की। थोड़ी सी बात है जिसमें आरएनए को बस हमने डिस्कस करना है। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये यूजुअली हमारी बॉडी में हमारे पूरे सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो है डीएनए मौजूद होता है। तो अब वो डीएनए और राइबोसोम बाहर है, तो वो कैसे प्रोटीन बनाएगा? तो भाई डीएनए से मैसेज आता है, आरएनए लेकर आता है। तो आरएनए एक तरह का मैसेंजर होता है। तो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। एक एमआरएनए होता है जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है। एमआरएनए की लेंथ वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोटीन बनाना है जिसमें 100 अमीनो एसिड्स होंगे, तो उस 100 अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए एमआरएनए की लेंथ होगी 300 न्यूक्लियोटाइड्स की। क्योंकि भाई आपको पता है एक अमीनो एसिड के लिए जो कोड होता है, एक अमीनो एसिड मैं ए लिख देता हूँ, उसके लिए जो कोड होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। एन डी लिख देता हूँ उसको, 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो अगर 100 अमीनो एसिड है तो उसके लिए जो कोड बनेगा वो 300 से बनेगा ऑब्वियसली। फिर आ जाता है बेटा हमारे पास टी आर एन ए। टी आर एन ए हमारे पास ट्रांसफ़र आर एन ए, यानी जब ये एम आर एन ए आएगा राइबोसोम में, तो टी आर एन ए क्या करता है, जो भी कोड आता है उस कोड के अमीनो एसिड को ले आके ज्वाइन करवा देता है, ट्रांसफ़र आर एन ए। फिर आ जाता है आर आर एन ए। आर आर एन ए सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हमारे पास, यानी 80% सेल का जो आर एन ए होता है ना, वो आर आर एन ए होता है। ये राइबोसोम्स में मौजूद होता है, राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर बनाता है, और ये ऑब्वियसली क्या करेगा, ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। सही, दिस इज़ ऑल अबाउट लिपिड। अब ऑब्वियसली ये रिवीजन है, रिव्यू क्लास है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख के मैं नहीं बता रहा। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास आपको पता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकॉल लिपिड्स हैं, ग्लाइकॉल प्रोटीन्स हैं। वो तो आपको पता है, वो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।